तो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 2022 में पूछा गया है क्लास 10 सीबीएसई के लिए। तो आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या क्या क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देख ही रहे आप, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। उसके बाद प्यूबर्टी के बारे में देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद एक इमेज है आपका प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसको हम लोग देखेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा एक राइजोपस के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और राइजोपस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एडवांटेज क्या है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें मतलब डिटेल्स में देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है, ठीक है। इसमें स्टेम, रूट्स, लीव्स सारा हम लोग इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, आपका आर्टिफिशियल को भी देखेंगे। उसके बाद आपका क्या है, क्या क्वेश्चन है, हाँ एक और प्लांट सीड्स से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉटिलीडॉन्स क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, प्लूमल क्या होता है ना, उसको हम लोग देखेंगे। एक पीरियोडिक टेबल से है, उसको हम लोग देखेंगे। पीरियोडिक टेबल का कुछ आपका टेबल दिया गया, एक कंपाउंड बनाना है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसका मतलब पीरियोडिक टेबल का आपका टेबल नहीं है, कुछ एलिमेंट बताना, उसमें मेटोलेट्स क्या है उसको बताएंगे। उसके बाद एक आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, होमोलोगस सीरीज से, जो आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दो उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखेंगे, और उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंजेस देखेंगे, जो आपका मॉलिकुलर मास में जो चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे और किस किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस देखेंगे। साथ में एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, मतलब थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। नीचे जो भी नंबर ये आपका क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पावर डिवाइस के बारे में वो देखेंगे। उसके बाद उससे एक रिलेटेड, पावर से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस का आपका न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद और एक क्वेश्चन है आपका हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर से, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डिफरेंस दिया हुआ दो कंपाउंड के बीच में, एक आयोनिक कंपाउंड, एक कोवलेंट कंपाउंड, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर जो होगा वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका स्लाइड में जाते हैं, जो क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या क्या बोल रहा, नेम द रिप्रोडक्ट, कहाँ गया, हाँ, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म के पार्ट्स का, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बताना है। वेयर आर दिस पार्ट आर लोकेटेड, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। वेयर आर दिस आर पार्ट लोकेटेड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव, उसका स्ट्रक्चर को बताना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है आपका। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसको बोला जाता है, जो आपका फ्लावरिंग, जो फ्लावर ये करता है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, उसको एंजियोस्पर्म बोला जाता है। तो इसका उल्टा आपको पता है, प्लांट्स को आपको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया प्लांट किंगडम को, इस हिसाब से, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, ठीक है। आपको एक होता है क्रिप्टोगेमस और एक होता है फेनरोगेमस, ठीक है। तो जो क्रिप्टोगेमस होता है उसमें उसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो आपका ब्रायोफाइटा, थैलोपाइटा और टेरिडोफाइटा। तो उसका हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग करना है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, यानी कि जो सीड होते हैं, उसको हम लोग देखना। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं फेनरोगेमस के, एक जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। तो एंजियोस्पर्म कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब यानी कि जिस फ्लावर में प्लांट्स मतलब आते हैं, या फिर प्लांट्स फ्लावर होते हैं, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। और एक होता है जिम्नोस्पर्म, जो आपका नेकेड सीड प्लांट होता है, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका जिम्नोस्पर्म। बट हम लोग को पूछा क्या कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में कौन सा पार्ट होता है, फ्लावर होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। आर दिस लोकेटेड एंजियोस्पर्म, वेयर आर दिस पार्ट लोकेटेड, ये कहाँ होता है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलना है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर में कौन कौन पार्ट होता है, एक होता है स्टेमन, एक होता है पिस्टिल। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, द स्टेमन एंड द पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ये क्या आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। कौन है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपका स्टेमन है और पिस्टिल है। स्टेमन पता आपको, आपका मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन बोला जाता है, और फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जाता है, पिस्टिल बोला जाता है, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन द फ्लावर, ये कहाँ होता है, फ्लावर में होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर, स्टेमन में क्या पाया जाता है आपका क्या पाया जाता है, एंथर पाया जाता है और फिलामेंट पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह आप पिस्टिल में बात करिएगा तो क्या पाया जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी पाया जाता है। इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहले जो लेक्चर लिए थे उसमें आपको मिलेगा वो वाला पूरा फिगर के साथ समझाया उसको, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका, अगर इसके बाद वाला स्लाइड में एक इमेज लिए थे जो आपका स्टेमन का है, एक्चुअली स्टेमन बोले या फिर स्टेमन, हाँ स्टेमन का है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका इमेज लिए समझाने के लिए, देखिए ये वाला पार्ट जो होता है
इसको बोला जाता है आपका क्या, एंथर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंथर। और ये वाला पार्ट जो आपका जुड़ा हुआ रहता है किसे, ओवेरी के साइड से, यानी कि आपका साइड से जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोला जाता है, फिलामेंट। ये सारा आपका क्या होता है, क्या होता है आपका, ये एंथर होता है। ये सारा एंथर है, जितने सारे आपको दिख रहे हैं ये पूरा ही आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, जिसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। और ग्रुप यहाँ पर देखिए बहुत सारा मेल पार्ट है, मतलब फ्लावर में बहुत सारा यहाँ पर मेल पार्ट है। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, कल ही बताया था आपको, जो लेक्चर आया था PYQ सीरीज का, उसमें बताया था। इसको बोला जाता है क्या, एंड्रोसियम बोला जाता है। ग्रुप ऑफ जो आपका स्टेमेन होता है, यानी कि ग्रुप जो होता है उसके स्टेमेन का एक से ज़्यादा जिसमें होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोला जाता है। तो ये सारा मिलाकर एंड्रोसियम है। तो ये भी आपका आपका क्या, ये है एंथर है, ये भी आपका एंथर है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोलन, जो ये आपका सैक टाइप का होता है। सैक मतलब इसके बीच में स्पेस पाया जाता है जहाँ पर क्या रहता है, पोलन ग्रेन्स रहता है। सब में आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेगा, सब में, सारा आपका जो एंथर है सब में देखना। और ये जो जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ इसका बेस जाता है, बेस इसका जिसमें ये रहता है, उसको आपका क्या बोला जाता है, आपका क्या बोला, ये फिलामेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, फिलामेंट। क्या बोला जाता है, फिलामेंट। आपको समझ में आ गया आपको ये चीज़ पूरा, ठीक है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किस, क्या बता रहे हैं हम लोग, मेल पार्ट्स बता रहे हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो हम लोग देख लिए इसका एंथर और इसका फिलामेंट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल। स्ट्रक्चर भी उसका देख लिए, क्या होता है एंथर और फिलामेंट का। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला, व्हाट इज प्यूबर्टी, मेंशन एनी 2 चेंजेस दैट आर कॉमन। मतलब प्यूबर्टी क्या होता है, और 2 चेंज उसका बताना है जो आपका बोथ दोनों में होता है, एक लड़कों में एक लड़कियों में, ठीक है, दोनों में जो होता है इन अर्ली टीनेज ईयर, टीनेज में जो होता है, ठीक है। तो पहले प्यूबर्टी का डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होता है, प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द मैच्योर रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो आपका बॉय और बॉयज़ और गर्ल्स में जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, वहाँ पर जो आपका इमैच्योर रहता है वो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स मैच्योर एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और वो क्या हो जाता है, कैपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूसिंग करने के लिए। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, ये एक ऐसा स्टेज होता है जब आपका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, मेल में आपका क्या होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस और क्या होता है, पेनिस होता है। और फीमेल में क्या होता है, आपका क्या होता है, पूरा वो आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है, यानी कि पूरा यूटेरस होता है। मतलब वो उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का एक ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव। आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन है, जैसे आपका हो गया, जैसे आपका हो गया टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, ठीक है। उसी तरह फीमेल में भी ओवेरी पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, यूटेरस पाया जाता है, वो अलग है। तो दोनों का जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो आपका मैच्योर होने लगता है, यानी कि वो मैच्योर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसको प्यूबर्टी बोला जाता है। मतलब वो कैपेबल हो जाता है मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब वो रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है और एक नया आपका क्या बना सकता है, इंडिविजुअल ऑर्गेन्स को बना सकता है, ठीक है। वो रिप्रोड्यूसिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। ठीक है, ये रिप्रोड्यूसिंग कहाँ गया, पेन इसका सिलेक्ट किया था। हाँ, ये आपका रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो एक ऐसा स्टेज जब दोनों मेल और फीमेल, यानी कि बॉय और गर्ल दोनों आपका रिप्रोडक्शन कर सकता है, माने उन लोग का जो आपका उन लोग का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो मतलब मैच्योर हो जाता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो हार्मोन होता है, जैसे फीमेल में क्या होता है आपका एस्ट्रोजन होता है, और आपका मेल में क्या होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, वो आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो सीक्रेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, मेंशन एनी 2 चेंज, क्या चेंज होता है वो हम लोग को डिस्कस करना है। मेंशन एनी 2 चेंज दैट आर कॉमन और बोथ बॉय, मतलब कॉमन है जो दोनों में चेंज होता है। तो 2 चेंजेस दैट आर कॉमन ऑन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर अर्ली टीनेज आर क्या क्या है आपका, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल्स एरियाज। मतलब क्या होता है, थिक हेयर मतलब ग्रोथ हेयर आने लगता है, कहाँ पे आपका आर्मपिट्स में आने लगता है। आप देखिएगा फीमेल हो या गर्ल हो या फिर बॉय हो, दोनों के आर्मपिट्स में क्या आता है आपका, हेयर आता है, यानी कि बाल आता है। और जेनिटल एरिया मतलब कहाँ, जहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं वहाँ पे। जैसे मेल का आपका क्या हो गया, पेनिस हो गया, पेनिस के सराउंडिंग क्या होगा, पूरा आपका हेयर आ जाएगा। और फीमेल का क्या होता है, वेजाइना के आसपास पूरा हेयर आ जाता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है जो आपका चेंजेस होता है, ठीक है। तो कब होता है वो, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है। कॉमन जो होता है दोनों में, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों में ही हेयर होता है, बहुत दोनों में होता है, बॉयज़ में भी होता है और गर्ल्स में भी होता है। जेनिटल्स एरिया में होता है और आर्मपिट्स में भी होता है, ठीक है। और समय के साथ और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे आपका ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाना, बॉयज़ के मतलब चेस्ट में बाल आ जाना, उसके बाद आपका पेनिस का इलोंगेशन होना, पेनिस का आपका साइज में से चेंज होना, ठीक है।
वो भी एक आपका पार्ट्स है प्यूबर्टी का। फीमेल में भी ब्रेस्ट का है ना, हिप का ज़्यादा आपका उसका ब्रीथ बढ़ना हिप का, ठीक है, ये सब आपका कॉमन टर्म्स है उसका प्यूबर्टी का, ठीक है, कॉमन सिम्टम्स बोल सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, स्किन बिकम्स ऑयली। उसके बाद सेकंड जो होता है कॉमन दोनों में, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में, वो क्या होता है, स्किन बिकम्स ऑयली होता है, मे रिजल्ट इन पिंपल्स। और उसके बाद क्या देखना, उस टाइम देखिएगा जब आपका टीनेजर्स होता है यानी कि प्यूबर्टी होता है, उस टाइम देखिए कॉमन होता है कि लड़की हो या लड़का हो, दोनों का जो फेस होता है वहाँ पर सुंदर सुंदर सा फेस होता है, बॉयज़ का भी सुंदर होता है और गर्ल्स का। ऑब्वियस सा बात है, जब बच्चा होता है सुंदर ही होगा उस टाइम कहाँ आपका मतलब उतना, और चेहरा जो होता है एक्चुअल चेहरा अगर आप देखिएगा, खुशी का माहौल यानी कि खुशी जब होता है चेहरा में, उस टाइम सबसे अच्छा वो एज होता है, ठीक है। उस टाइम उस चेहरे पे आपका क्या देखने को मिलता है, पिंपल्स देखने को मिलता है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम होता है, यानी कि जब वो अपना टीनेजर्स में वो इंटर करता है तो ये सर्टन चेंजेस होते हैं उनके बॉडीज़ में। क्यों होते हैं, उसके पीछे रीज़न है हार्मोन चेंजेस होने के कारण, वो अलग मैटर है, बट हम लोग ये चीज़ देख पाते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। ये हम लोग को प्यूबर्टी भी देख लिया, चेंजेस भी देख लिए, दोनों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ठीक है। बॉयज़ का भी देख लिया, जैसे दोनों के लिए कॉमन क्या था, आर्मपिट्स पे बाल आना, और जेनेटिकल एरिया अगर बॉयज़ है तो उसका पेनिस के सामने आमने सामने, उसका टेस्टिस के आमने सामने पूरा बाल आ जाएगा, और अगर फीमेल है तो उसका यूटेरस के सामने यानी कि वेजाइना के सामने आमने सामने क्या हो जाए, पूरा थिक हेयर आने लगता है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा देख लिए, स्किन क्या हो जाता है, ऑयली होने लगता है, मतलब फेस देखिएगा थोड़ा चिपचिपा टाइप का होने लगता है, फैट वो क्यों होता है, उसके पीछे भी रीज़न है, फैट्स वहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, और रिजल्ट क्या होता है, पिंपल्स उनमें आने लगता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ये वाला देख लिया हम लोग, फिलामेंट एंथर, एंथर वाला पार्ट देख ले। देखिए एंथर इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस पॉलन। इसके अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लोग देखिएगा, अगर इसको अगर छोड़िएगा, मतलब इसको अगर मतलब तोड़िएगा ना, ब्रेक कीजिएगा, तो इसके अंदर से कुछ ग्रेन्स निकले, मतलब दाना दाना कुछ निकलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। आगे समझ में सारा चीज़। फिलामेंट क्या होता है, वो एक स्टॉक होता है जहाँ पर ये पूरा इसको एंथर को सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है, देखिए ये एक ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपोस है ना, वो एक्चुअली आपका ब्रेड होता है ना जो हम लोग खाते हैं, उसके ऊपर ये पाया जाने वाला एक फंगस होता है, ठीक है। वो एक फंगस होता है, ठीक है। उसके अंदर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, बट ये होता है क्या, फंगस होता है, यानी कि फंगाई ग्रुप से ये आता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन आता है, आपका स्पोंजिया आता है, स्पोर्स आता है, ठीक है। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, आपका हाइपी आता है और माइसेलियम होता है। दोनों को हम लोग देख रहे हैं, आपका स्पोंजिया क्या होता है और आपका स्पोर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका पहले पूरा स्ट्रक्चर को देखते हैं, पूरा इमेज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हाइपी क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए आपको हाइपी लिखा हुआ है, रेड पेन से दिखा है क्या, रुकिए रेड पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा आपको क्या दिख रहा है, हाइपी दिख रहा है ना। तो ये जो आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये जो जितना सारा आपका जो ज़मीन में ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो ज़मीन में स्टेम की तरह जो फैला हुआ है, ये जो पूरा फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा फैला हुआ है, इसको हाइपी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, हाइपी। जो इसका नेटवर्क होता है, मतलब स्टेम का एक नेटवर्क होता है, मतलब जाली होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाइपी के ऊपर आपका क्या होता है, ये जो होता है आपका ये जो पूरा होता है आपका, इसको बोला जाता है स्पोंजियोफोर। क्या बोला जाता है, स्पोंजियोफोर बोला जाता है, ठीक है। ये लंबा स्टेम जैसा होता है, ऑब्वियस बात है, स्टेम जो होता है ये लंबा होता है, ठीक है। ये वाला जो आपका लंबा वाला पार्ट होता है, इसको स्पोंजिया बोला जाता है, स्पोंजियोफोर बोला जाता है, ठीक है। और नीचे में जो इसका नेटवर्क बिछा रहता है उसको हाइपी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पोंजियम, हेड पर छोटा सा जो आपका ये होता है आपका, क्या बोलते हैं, एक मतलब एक सेक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, गोल टाइप का, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्पोंजिया। क्या बोला जाता है, स्पोंजिया। इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, जिसको क्या बोला, स्पोंजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पोर्स। क्या बोला जाता है, स्पोर्स। इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि क्या होते हैं आपका बीज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोर्स, ठीक है। आगे समझ में आपको हाइपी क्या बोलते हैं, इसको हाइपी पूरा को स्पोंजियोफोर बोला जाता है। और ये जो आपका पूरा है आपका ये जो स्ट्रक्चर है गोल वाला, इसको क्या बोला जाता है, स्पोंजिया बोला जाता है। इसके अंदर पाया जाता है स्पोर्स। क्या पाया जाता है, स्पोर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखना था, स्पोंजिया देखना था, स्पोर्स, मतलब ये जो आपका होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इसी का जो स्पोर्स होता है जो मतलब हवा हुआ आने से प्रेशर क्रिएट होता है और ये नीचे गिरता है और एक नया हाइपी बनने स्टार्ट होता है, जो कि क्या होता है आपका फंगस होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए दोनों पार्ट क्या होता है आपका, स्पोंजिया और स्पोर्स दोनों आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसका, आपका राइजोपस का, जो क्या होता है एक फंगस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो क्या हो गया आपका, हाइपे हो गया, पढ़ लिया हम लोग। एंड दूसरा माइसेलियम। माइसेलियम क्या होता है, देखिए बहुत सारे जो हाइपे होते हैं ना, बहुत सारे हाइपे हो जाता है, हाइपे ग्रुप ऑफ हाइपे। ये जो आपका माइसेलियम होता है ग्रुप ऑफ हाइपे होता है, ग्रुप ऑफ हाइपे, ठीक है, ग्रुप ऑफ हाइपे।
ठीक है, ग्रुप ऑफ हाइपी। ये होता है आपका क्या क्या होता है, ये माइसेलियम, ठीक है। ये दोनों जो होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक्चुअली बोलेंगे तो ये जो आपका ये भी है स्पॉन्ज फोर, जो स्पोरेंज क्या स्पोरेंजिया फोरा है, जो ये स्पोंजिया फोरा है, स्पोंजिया फोरिया, स्पोंजिया फोर जो है आपका स्पोंजिया फोर है, ये भी आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बट यही दोनों जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट यही ऊपर वाला है। ये ऊपर वाला क्या सेक टाइप के स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पोर पाया जाता है। दोनों हम लोग देख लिए। लिस्ट टू एडवांटेज, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, ठीक है। आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, स्पोंजिया हो गया, स्पोर हो गया। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, हाइपी हो गया और माइसेलियम, या फिर इसको आप स्पोंजिया फोरा भी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी आपका रिप्रोडक्टिव में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। माइसेलियम कुछ नया वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ हाइपी को बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब उसका 2 एडवांटेज बताता है, किसका, आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ठीक से, ठीक है। तो उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में जो एडवांटेज बता रहे हैं। तो एडवांटेज क्या है इसका, देखिए ओनली 1 पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड। इसमें मतलब एक ही पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है। आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअली तो होता नहीं है, 2 पार्ट्स तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका एसेक्सुअल हो गया। इसमें क्या होता है, ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें कितना पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है, ओनली 1, ठीक है, फॉर रिप्रोडक्शन। द ट्रेट फिर क्या हो गया ये फिर द ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर जो होता है वो पेरेंट प्लांट इज प्रिजर्व एंड द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, मतलब एकदम सिमिलर आपको देखने को मिलता है। जो पेरेंट होता है आपका, जो ट्रेट होता है उसका कैरेक्टर जो होता है एकदम मतलब एज इट इज़ देखने को मिलता है। किसमें आपका, किसमें आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो भी एक टाइप का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट इसको अलग से रखा गया है क्योंकि हम लोग देखेंगे क्यों ये डिफरेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। जो कैरेक्टर होता है वो एकदम सिमिलर होता है पेरेंट सेल के जैसा, ठीक है, पेरेंट जैसा एकदम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। दो डिफरेंट आपका पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होता है इसमें, 2 डिफरेंट डीएनए, 2 डिफरेंट जीन नहीं कंबाइन करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है एकदम सिमिलर होता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को थोड़ा डीप बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक होता है स्टेम्स के थ्रू होता है, एक रूट्स के थ्रू होता है और एक लिव्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये तीनों कलर इसका पेन का चेंज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। क्या एक स्टेम के थ्रू होता है, एक आपका रूट्स के थ्रू होता है और एक लीव्स के थ्रू होता है। 3 टाइप से होता है। तो स्टेम के जो स्टेम से आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स क्या क्या होता है आपका, एक होता है आपका क्या होता है आपका एक होता है रनर्स, एक होता है ट्यूबर्स, एक होता है राइजोम, ठीक है। तो रनर्स क्या होता है, देखिए ये आपका हॉरिजेंटल स्टेम होता है दैट ग्रो अलोंग द सॉइल सरफेस। देखिए ये क्या होता है आपका सॉइल के साथ ये सरफेस में बढ़ता है, ठीक है। हॉरिजेंटली स्टेम्स होता है, ये हॉरिजेंटल स्टेम होता है जो आपका अलोंग द सरफेस क्या होता है, ये सॉइल सरफेस ये डेवलप करता है। और यहाँ इसके अंदर जो आपका नोड्स पाया जाता है उस नोड से एक नया प्लांट्स क्या करता है आपका अलग हो सकता है, मतलब अलग करके इसको नया प्लांट्स बन सकता है, यानी कि बना सकते हैं। यानी कि वो नोड को अगर मान लीजिए वो क्या हो रहा है हॉरिजेंटल स्टेम से जो आपका सॉइल सरफेस में क्या हो रहा है, सॉइल सरफेस में वो इलोंगेट कर रहा है, मतलब लंबा हो रहा है, डेवलप कर रहा है। तो वहाँ पे जो नोड होता है उस नोड को अगर अलग करके हम लोग दूसरे जगह पर उसको अगर हम लोग ये कर देते, लगा देते, तो वो एक नया पेड़ बन जाता है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी। क्या है आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, क्या है टाइप्स से, क्या है ट्यूबर्स, ठीक है। ट्यूबर्स क्या होता है, देखिए ट्यूबर्स आपका होता है मतलब जो सोलन पार्ट होता है, मतलब क्या होता है जो अंडरग्राउंड में जो स्टेम होता है वो सोलन कर जाता है, सोलन मतलब फूल जाता है, ठीक है। और वो दैट स्टोर फूड एंड हैव आइस, उसके अंदर क्या होता है फूड होता है और उसके अंदर आइज आ जाता है। पता है आपको आलू जो होता है, आलू के आप देखिएगा छोटे छोटे बहुत सारे मतलब आइज होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है धीरे धीरे वो एक नया मतलब नया एक प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। मतलब नया अपने आप मतलब वो अपने आप क्या हो जाता है प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। एंड हैव आइस जिसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं, विच न्यू प्लांट्स ग्रो। जैसे एग्जांपल उसका सबसे अच्छा क्या पोटैटो है, मतलब कुछ नहीं है ट्यूबर्स उसी को बोला जाता है। जब वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो सोलन कर जाता है और वो सोलन करके जो उसके अंदर स्टोर रहता है फूड वो आपका वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस जो होता है जिसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं वो एक न्यू प्लांट्स में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, मतलब न्यू प्लांट्स उससे हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब नया प्लांट्स आ सकता है। अगर हम लोग आलू को घर में रखेंगे कुछ दिनों तक तो आप देखिएगा उसमें मतलब क्या होता है उसमें से अपने आप मतलब ये स्टेम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एक नया आपका पोटैटो प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। वो हो गया आपका रनर्स, ठीक है, आपका ट्यूबर्स। और सेकंड क्या, थर्ड क्या, राइजोम, ठीक है। राइजोम क्या होता है, देखिए राइजोम होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो हॉरिजेंटली मतलब हॉरिजेंटल रूप से बढ़ता है, यानी कि वो एकदम थ्रू द सरफेस नहीं होता, वो चारों ओर से बढ़ता है। वहाँ देखिए स्ट्रॉबेरी में स्टेम रनर्स में क्या था वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा था, बट ये क्या होगा आपका चारों ओर बढ़ रहा है, देखिए स्टेम्स, ठीक है, ये चारों ओर, ठीक है।
और क्या कर रहा है आपका ये बनाता है, और यहाँ से जो नोड्स होता है वहाँ पर कलिया बनता है, कलिया मतलब बर्ड्स बनता है इस ये जो यहाँ पे होता है नोड्स पे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, और फिर वो एक नया इंडिविजुअल प्लांट्स बनता है। वो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या आपका जिंजर है, ठीक है, जिंजर, ठीक है। और टर्मरिक भी इसका एग्जांपल है, याद रखिएगा। टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, वो इसका एग्जांपल है किसका, राइजोम का, ठीक है। उसके बाद रूट से जो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो सबसे ईजी एग्जांपल इसका क्या है आपका ये रूट कटिंग। तो रूट कटिंग तो इसका सबसे ईजी एग्जांपल है। जैसे आप लोग स्वीट पोटैटो होता है, उसका रूट को अलग कीजिएगा तो वो अलग न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। और रूट सखर क्या होता है देखिए, जैसे डालिया एक एग्जांपल है। रूट सखर में क्या होगा आपका, जो रूट होता है सखर, वो आपका मेल जो इनिशियल प्लांट्स था उससे वो मतलब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और वो खुद ब खुद बड़ा होने लगता है। यानी कि रूट सखर क्या होता है, मान लीजिए ये रूट से उसका ये अलग हो रहा है, और ये मेन प्लांट जो इसका जो फूड है वो इसको लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एक नया इंडिविजुअल बनना स्टार्ट हो जाता है। देखिए नया इंडिविजुअल बनेगा। आपको इसको अगर मिटा के दिखा दे तो देख रहे हैं नया आपको ग्रीन ग्रीन लिप्स दिख रहा है, ये आपका न्यू प्लांट्स बनने लगता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल किसका, डालिया का है, ठीक है, वो भी देख लिए। और तीसरा तो लिप्स सबसे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ ब्रायोफाइलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। इसमें क्या होता है, लिप्स के साइड में क्या होता है, नया नया बर्ड्स आने लगता है, नया बर्ड्स फिर कन्वर्ट हो जाता है न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम बोलते हैं, ठीक है। ये सबका एग्जांपल हम लोग देख लिए किसका, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। अगर इसको बाद वाला हम अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल अगर पूछे, ये नेचुरली टाइप से होता है, ये क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। नेचुरल प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, नेचुरली होता है, ठीक है। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू, ठीक है। स्टेम्स में 3 टाइप्स देख लिए, रनर्स देख लिए, ट्यूबर्स देख लिए और राइजम देख लिए। और इसमें रूट्स में क्या देख लिए, रूट कटिंग, तो बहुत ये तो सिंपल है आपका, ये भी देख लिए, रूट सकर भी देख लिए, ठीक है। इसको अगर मिटा देते थोड़ा सा तो आप लोग क्या देख लिए, रूट सकर भी, उसका एग्जाम्पल क्या, डालिया, ठीक है। और यहाँ भी लिप्स तो एकदम एग्जाम्पल है, क्योंकि एनसीईआरटी के एकदम ईजी है, एनसीईआरटी में ब्रायोफाइलम बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिफिशियल को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल के बीच आपके जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कटिंग, ये तो बहुत सिंपल है, डेली लाइफ में रोज़ के साथ आप देखिएगा। ग्राफ्टिंग, ये भी सिंपल है। लेयरिंग, ये भी ठीक है, मतलब सिंपल ही है। टिश्यू कल्चर, इसको समझाना है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। कटिंग क्या होता है, स्टेम रूट्स या लीव्स को एक टुकड़ा काटा जाता है, मतलब स्टेम हो या रूट्स हो या लीव्स का, मतलब एक टुकड़ा काटा जाता है। फिर उसे मिट्टी या पानी में मतलब या फिर सॉइल या पानी वाटर में इसको लगा, मतलब अगर उसको लगाते हैं तो वो नया इंडिविजुअल प्लांट्स बन जाता है। जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा रोज़ है ना। इसका एग्जांपल क्या आपका, रोज़, ठीक है। एक शुगर केन, ठीक है, शुगर केन, ये सब इसका एग्जांपल है किसका, कटिंग का, ठीक है। कटिंग के थ्रू जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसका एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, रोज़ का, तो आप देखिएगा इसको स्टेम को अगर अलग करेंगे और इसको अगर लगाएंगे तो ये एक नया 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 पेड़ बन जाता है। ये अगर इसको अलग करेंगे और इसको अगर मिट्टी में लगाएंगे, सॉइल और पानी उन्हें देंगे तो ये क्या हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। ये तो समझ में गया, इससे हम लोग काटेंगे, ये तो सीजर से दिया हुआ है, इसको अलग कर लेंगे। दूसरा क्या आपका ग्राफ्टिंग, क्या है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक स्टेम पर दूसरे प्लांट्स का स्टेम को जोड़कर यानी कि उसमें लगाया जाता है, और जिससे क्या होता है आपका अच्छा वैरायटी वाला प्लांट्स देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं है, मतलब एक स्टेम्स को काटा जाता है और एक दूसरे स्टेम को यहाँ पर लगाया जाता है, दोनों के बीच में क्या होता है आपका ज्वाइंट किया जाता है, मतलब उसके ऊपर से कवर लगाया जाता है, फिर ये इंडिविजुअल प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है इंडिविजुअल, और साथ में इसके पास क्या होता है, वैरायटी, बहुत अच्छा वैरायटी देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि दो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट्स को एक साथ लगाया जाता है, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट्स को, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, मैंगो जो होता है वो एक मैंगो जो आपका विलेज कहीं भी वो अगर मैंगो पेड़ है और उसके साथ अगर वाइल्ड मैंगो पेड़ को लगाया जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा मैंगो, जो काफ़ी मीठा वाला मैंगो मतलब आता है, उसमें फ्रूट्स आता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो आपका ग्राफ्टिंग का एग्जांपल है, मैंगो का पेड़ के साथ, ठीक है। 2 मैंगो का, एक वाइल्ड मैंगो और एक आपका एक नॉर्मल मैंगो, जो जहाँ मतलब कहीं भी आपको मिलेगा, उसमें अगर आपको ग्राफ्टिंग करेंगे तो जो आपका फ्रूट्स होगा मैंगो, वो काफ़ी अच्छा बेहतर होगा, ठीक है। ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग का, ठीक है। उसके बाद लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग कुछ नहीं होता, ये आपका स्टेम या ब्रांच जब मिट्टी के अंदर ये चल जाता है, मिट्टी के अंदर चल जाता है, फिर ये क्या दबा मोड़, मतलब ये अलग हो जाता है, ये जो मिट्टी के अंदर लंबा लंबा चल जाता है, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी में फिर इसके ऊपर सॉइल थोड़ा दे देते हैं, सॉइल इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये अलग एक प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। और फिर उसे मतलब फिर अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ से एक नया प्लांट्स मतलब ये होने लगता है, आने लगता है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल बनने लगता है। मतलब इसको इस स्टेम जो होता है आपका, जो अंडर मतलब ये रहता है आपका सॉइल के साथ जो बढ़ता है इधर, उसको अगर सेपरेट भी कर सकते हैं या फिर वो अपने आप भी ये मतलब ये पौधा बन जाता है, ठीक है। उसको हम लोग लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, टिश्यू कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर क्या होता है देखिए, मतलब क्या होता है ये
मतलब प्लांट्स के बहुत छोटे सेल या टिश्यू को, मतलब प्लांट्स के बहुत छोटे हिस्से यानी कि सेल या टिश्यू को क्या किया जाता है, लेब में किसी ये कहीं ना कहीं लेब है ये, ठीक है, ये पूरा लेब है, ये लेब के अंदर ये वाला फिनोमिना होता है, ठीक है। लेब चाहिए इसके लिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। देखिए ये पूरा लेब के अंदर होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक आपका मतलब अच्छा मतलब क्लीन एक बीकर लिया जाता है, यानी कि एक कुछ भी कंटेनर लिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन दिया जाता है और अच्छा मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, वाटर वाटर अच्छा रहे, लाइट अच्छा मिले। तो वो क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स मतलब कॉपी बनने लगते हैं उसके, ठीक है, जिसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे किया जाता है, छोटे लेवल इन द सेंस मतलब बहुत सारे मतलब टिश्यूज़ हो गया, सेल्स को लिया जाता है और उसको कंटेनर में रख के बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे के उसको मतलब नया आपका पेड़ उगाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग जेनेटिक्स कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लिए उसको जेनेटिक्स कॉपी क्या बोलते हैं। इसको हम लोग लैब में प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, ये लैब में बनाया जाता है। देख रहे हैं एक प्लांट से कितने सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी आपका नंबर ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स कॉपी बोलते हैं, ठीक है। ये भी लिख दे रहे हैं आपको, जेनेटिक्स, ये आपका क्या है, जेनेटिक्स कॉपीज़ है, जेनेटिक्स कॉपीज़, ठीक है, जेनेटिक्स कॉपी है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये आपका क्या था, आर्टिफिशियल था और वो वाला आपका नेचुरल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फ्लोइंग फिगर शोइंग जर्मिनेशन ग्राम सीड्स, नेम द पार्ट लेवल। ये आपका कोई सीड्स है, उसके बारे में बताया गया, ए बी और सी पार्ट्स को आपको मतलब ये किया गया। तो इसमें से कौन क्या पार्ट है, तो ये क्या प्लिमल है, क्या है प्लिमल। ये क्या होता है आपका, ये आपका फ्यूचर सूट होता है, ये जो आपका होता है ये आपका फ्यूचर सूट बनता है, जो प्लांट्स जो आपका मतलब ग्राउंड्स के ऊपर रहता है, ठीक है। कॉटिल्योडन का भी बता रहे, उससे पहले उसके बाद आपका रेडिकल का बता दे रहे, ये नीचे वाला, ये आपका फ्यूचर क्या होता है, रूट्स होता है। ये आपका फ्यूचर क्या होता है, रूट्स होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्यूचर रूट्स होता है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या होता है, फ्यूचर सूट। ये जो प्लूमल है ये आपका क्या होता है, फ्यूचर सूट, और जो रेडिकल होता है वो फ्यूचर रूट होता है। और कॉटिल्योडन क्या होता है, कॉटिल्योडन कुछ नहीं होता, ये मतलब आपका फूड को स्टोर करके रखता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कोटिल्योडन विच सर्व एज ए फूड स्टोर, यहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मतलब जर्मिनेशन के टाइम ये क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग इम्ब्रायो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब इम्ब्रायो रहता है, जब जर्मिनेशन होता है तो इम्ब्रायो बनता है, तो उसको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका कोटिल्योडन्स क्या होता है, उसमें आपका क्या रहता है, फूड्स न्यूट्रिशन रहता है, एनर्जी, जिससे हमको मतलब इम्ब्रायो को एनर्जी मिलता है, ठीक है। जर्मिनेशन एक चीज़ अगर हम एक्स्ट्रा बता दे रहे, जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ए सीड इनटू ए यंग प्लांट। जो प्लांट आपका प्लांट होता है ग्रो करता है किसमें, प्लांट जो सीड रहता है वो यंग प्लांट में करता है। प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड, सीड से प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है, वो यंग प्लांट कहलाता है। समझ में, जर्मिनेशन कुछ नहीं है, सीड से एक नया यंग प्लांट बनना ही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। बट इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ में वाई बी इज कंसिडर एज ए इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग जर्मिनेशन बता दी। ये आपका फूड प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रायो को, और एक नया पेड़ बनता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं हम लोग, एक पीरियोडिक टेबल दिया हो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कोई टेबल मतलब पीरियोडिक टेबल जैसा दिया हो कि आपको इससे कुछ क्वेश्चन दिया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर ये क्या, 1, ये ग्रुप है 1, देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर को दिखा रहा है 4 5 6 17 18, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आपको पीरियड को दिखा रहा है, ये 1 2 3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला द कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ए एंड एफ। अगर ए और एफ आपका कंबाइन करेगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा, उसको दिखाना है। ये आपका ए और एफ, तो ए आपका कहाँ पे है, 2 नंबर मतलब सेकंड ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में। और आपका पीरियड कौन सा है, 2, दूसरा है। सेकंड ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आता है बताइए, आपको पता है आपका क्या आता है, बेरिलियम आता है और मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, फिर स्टोन ये आता है आपका, ठीक है। दिखा रहा है आपको पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए आपका सेकंड ग्रुप में कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटिनियम, बेरियम और आपका आता है, ठीक है। और ये रेडियम, बेटा, इसका ट्रिक भी अच्छा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो इसमें से आपका सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका दिया हुआ आपका पीरियड, और आपका पहला दिया हुआ क्या, सेकंड ग्रुप दिया हुआ है, और पीरियड भी सेकंड ही है, वही सेकंड ही था ना। हाँ, यहाँ पर आपका सेकंड पीरियड दिया हुआ है और सेकंड ग्रुप दिया हुआ है, तो मतलब कौन सा था आपका, बेरियम था, दिखा दिया आपको। देखिए ये सेकंड आपका पीरियड और ये आपका पहला ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। तो सेकंड पीरियड में कौन आ रहा है, बेरिलियम आ रहा है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो क्या बोल रहा है इसमें ए और एफ, एफ कहाँ पे है, एफ आपका 17 में, आपको पता है 17 में कौन सा ग्रुप आता है, हेलोजन ग्रुप आता है। तो हेलोजन में कौन सा, थर्ड वाला आपका क्या है, आपका थर्ड वाला ये में आपका पीरियड में। तो फर्स्ट वाला पीरियड में तो कोई नहीं होता, सेकंड वाला में कौन होता है, फ्लोरीन होता है।
कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इसमें क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन। ठीक है। तो आपको अगर इसका न्यूमेरिक मतलब मॉलिक्यूलर बोले तो कैसे करेंगे? ए का वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। एफ का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि आपको पता है हेलोजन ग्रुप जो 17 होता है उसका वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। तो ये इसके साथ इंटू क्रॉस क्रॉस कर दी, इसके साथ कर दी, तो क्या बनेगा? AF2। ये इसका क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे, बी और आपका क्लोरीन, बी का बैलेंस कितना? 2 1, ये इधर इधर हो गया, और ये BsL2 हो गया। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड। पहला क्वेश्चन मिला। सेकंड क्या? EnB। ई कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। ये थर्ड पीरियड में आ गया और फर्स्ट ग्रुप में आ गया। ये फर्स्ट ग्रुप में कौन होता है? हलीना के रब से फरियाद, यानी कि H हलीना। तो ये कौन सा ग्रुप आ गया आपका? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड। हाँ, थर्ड पीरियड, और ये फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप। तो ये यहाँ पर सोडियम आ गया। और बी में कौन है आपका? बी कहाँ? 16 ग्रुप। 16 ग्रुप में कौन आता है? ऑक्सीजन ग्रुप आता है। ओल्ड स्टाइल से टिपो है ना, ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर। और ओल्ड क्या है आपका? ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम टेलोरियम आता है। ठीक है, देखिए आपका ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन आपका सल्फर सिलिक, आपका सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम, ये बड़ा पूरा आपका 16 ग्रुप है ना जी। ये 1 है, ये 2 है, ये क्या 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16, ये 17, ये 18 है। ठीक है, तो आपको जानना किसका? 16 को जानना है। ये 16 को जानना, तो 16 में अभी कौन सा एलिमेंट आपका कहाँ गया आपका क्वेश्चन? 16 में अभी कौन सा आपका? सेकंड पीरियड में क्या आएगा बताइए? ऑक्सीजन आएगा, ऑब्वियस बात है, ऑक्सीजन आएगा। देखिए सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड है, इसमें कौन सा आ रहा है एलिमेंट? कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। देखिए आ रहा है ना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन। और ये आपका क्या हो गया? क्या हो गया? ये Na था ना जी। वन, हाँ, ई और बी से बोला गया। तो ठीक है, तो आपका ई का वैलेंसी कितना होगा आपका? ई का वैलेंसी 1 होगा। ई का वैलेंसी 1 होगा। और बी का ना, बी का वैलेंसी क्या होगा? 2 होगा। आपको पता है ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन फैमिली होता है उसका वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। तो क्या हो जाएगा? E2B हो गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। कैसे लिख सकते थे आप? आपका ई में कौन सा आपका? Na था, और इसमें O था। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, तो ये गया, तो Na2S मतलब सोडियम ऑक्साइड देखने को मिलेगा ये बी नंबर में। ठीक है, इसका क्या लिख सकते हैं हम? E2B। ठीक है, समझ में आ गया आपका? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोबल गैस? इसमें से नोबल गैस कौन है? आपको पता है 18 ग्रुप को नोबल गैस बोला जाता है। 18 ग्रुप को नोबल गैस बोला जाता है, ऑब्वियस बात है। कौन कौन होता है उसमें? आपका होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन होता है। देखिए ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। ये पूरा आपका क्या होता है? नोबल गैस होता है। ये कौन सा ग्रुप है? 18 ग्रुप है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा नोबल गैस कौन होगा आपका? इस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट? सी है। ये नोबल गैस में क्या कौन सा होगा आपका? क्या हो गया? ठीक है, ये नोबल गैस में कौन सा ये होगा आपका? सी नंबर होगा। ठीक है, अच्छा, इन सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, हो गया। देखिए तो आपका कौन सा होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर नोबल गैस क्या होगा? सी। और सी में भी कौन सा एलिमेंट अगर बोल दिया तो आपको पता है पहला नंबर कौन होता है? हीलियम होता है। हीलियम होता है। फिर आपका हीलियम, आपका हीलियम नियॉन आर्गन। सी नंबर में क्या होगा? आर्गन। तो थर्ड पीरियड में देखते हैं हम लोग आर्गन है कि नहीं, देख लेते, रुकिए ग्रुप में जाके ये में पीरियोडिक टेबल में 1 2 थर्ड नंबर में देखिए है, थर्ड में आर्गन। देखिए यहाँ पर आर्गन दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख लिया, आर्गन आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? आर्गन। तो क्वेश्चंस क्या था आपका? आर्गन देखने को मिल गया, मतलब सी क्या हो गया आपका? आर्गन। उसके बाद मेटलोइड्स पूछा। मेटलोइड्स कौन होता है बताइए? मेटलोइड्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? पहला सिलिकॉन दिखता है आपको, वो कौन सा? बोरॉन फैमिली से रहता है। अब बोरॉन फैमिली कहाँ होता है आपका? बोरॉन आपका फैमिली कहाँ कहाँ होता है? बोरॉन आपका 13 में ना, 13 फैमिली में। 13 में यहाँ पर कोई एलिमेंट दिया हुआ नहीं? दिया हुआ। 14 में दिया हुआ। 14 में कौन सा एलिमेंट? नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन में भी कौन सा एलिमेंट है? देखते हैं आपका नाइट्रोजन में क्या होगा आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। रुकिए पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए 13 में बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सब तो होगा आपका है। ठीक है, इसका भी एक ट्रिक आता है आपका, अगर इसका अगर ट्रिक बोलिएगा तो भी बता दे रहे। देखिए आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, यानी कि आपका बैगन, आलू, गाजर इन ठेला, इसका ट्रिक है याद करने का, वो आपको बताएंगे किसी वीडियो में कि पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करना है। ठीक है, तो आपका कौन सा ग्रुप दिया हुआ है आपका? यहाँ पर कौन कौन आपका मेटलोइड्स है? देखिए बोरोन है, एक तो है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलोरियम है और पोलोनियम। टोटल कितने मेटलोइड्स है? 7 मेटलोइड्स है। टोटल कितने मेटलोइड? 7 है, अकॉर्डिंग टू कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल कितने मेटलोइड? 7। क्या क्या? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक है, आपका एंटीमनी है, टेलोरियम है, पोलोनियम है। तो कौन सा ग्रुप में बोला गया? 14 में। 14 में देखते रुके, वो क्वेश्चन में कहाँ था आपका? 14 में तो डी दिया हुआ, मतलब थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है? देखते हैं थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में कोई है
आपका यहाँ पर है देखिए सिलिकॉन 14 पीरियड में, देखिए सिलिकॉन तो पता है आपका सिलिकॉन 14 में आपका दिया हुआ है सिलिकॉन 14 में हाँ दिया हुआ डी, तो यहाँ पर कौन सा होगा मेटलोइड्स, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, जो किसका काम करेगा आपका सिलिकॉन का काम करेगा, ठीक है किसका काम करेगा सिलिकॉन का काम करेगा, मतलब सिलिकॉन एलिमेंट रहेगा जो आपका क्या रहेगा मेटलोइड्स रहेगा, ठीक है वो भी हम लोग देख लिए, आपको टोटल कितने मेटलोइड्स 7 होते हैं, आपको पता है इसको एस ब्लॉक बोला जाता है, इस एस ब्लॉक में कितने आपका ग्रुप होता है, 2 ग्रुप होता है फर्स्ट और सेकंड, आपका इसको पी ब्लॉक बोला जाता है 13 से 18 तक, ये पी ब्लॉक होता है 13 से 18 तक, ठीक है और ये आपका क्या होता है पूरा डी ब्लॉक होता है, और ये आपका दोनों जो होता है आपका लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड ये होता है आपका एफ ब्लॉक, क्या होता है एफ ब्लॉक, ठीक है समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, ठीक है और तो उसमें क्वेश्चन नहीं था, ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला फॉर 2 कंजुगेटिव होमोलॉगस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH, व्हाट हैपेंड टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके मोलिकुलर मास इंक्रीज, छोड़िए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 2 कंजुगेटिव होमोलॉगस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, आपका 2 को आपको कंपाउंड बताना है जो होमोलॉगस हो मतलब सक्सेसिव हो, ठीक है और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा आपका OH रहेगा, यानी कि आपका एल्कोहल रहेगा, ये पता आपको फंक्शनल ग्रुप किसका एल्कोहल का है, किसका एल्कोहल का है, तो इसमें कौन सा आपको पता पहला नंबर क्या होगा आपका पहला कार्बन, एक कार्बन जिसमें रहेगा उसको मिथानॉल बोलेंगे, दूसरा वाला क्या बोलेंगे इथेनॉल बोलेंगे, ठीक है ये दोनों आपका क्या होगा सक्सेसिव हो गया, और ये दोनों क्या हो गया कंसेक्यूटिव होमोलॉगस हो गया, मतलब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होगा मास में आपका 14 मतलब 14 AMU का अंतर होगा, ठीक है ये समझ में आ गया, ये 14 का अंतर होगा जो क्या हो गया आपका मतलब होमोलॉगस हो गया, किसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप का आपका एल्कोहल का, ठीक है ये आपका मिथानॉल हो गया ये इथानॉल हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ठीक है केमिकल फॉर 2 हम लोग ऑर्गेनिक हैविंग फंक्शन OH, व्हाट हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, क्यों मास बढ़ने के कारण, एज द दिखा हुआ देखिए एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीज द होमोलॉगस सीरीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो इंक्रीज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी क्या करता है आपका इंक्रीज करता है, क्या करता है इंक्रीज करता है, ठीक है बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करता है क्योंकि मास उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है कितना का डिफरेंस होता है CH2 का कितना 14 AMU होता है, ठीक है क्यों क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 × 2 12 + 2 यानी कि कितना 14 AMU, ठीक है मतलब 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है और हम लोग क्या देख रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था सॉल्युबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब सॉल्युबिलिटी उसका क्या होता है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होता है उसका मतलब आपका डिक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होने से मॉलिकुलर मास इंक्रीज होने से, ऐसा क्यों होता है बता रहे हैं आपको। देखिए जो आपका वाटर होता है आपका जो वाटर होता है वो एक पोलर नेचर का होता है, ठीक है और आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो आपका क्या होता है नॉन पोलर कैरेक्टर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। तो अगर आपका मतलब मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है यानी कि आपका मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है तो उसके उसमें क्या होता है नॉन पोलर जो होता है उसका कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ने लगता है, लेकिन वाटर जो होता है आपका पोलर कंपाउंड जो कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है तो उसमें ज़्यादा नॉन पोलर कैरेक्टर आने के कारण उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ये आपका रीज़न है। आपका वाटर एक आपका पोलर कंपाउंड है और आपका जो मतलब ये है मतलब कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड है यानी कि बॉन्डिंग जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है वो एक नॉन पोलर नेचर का होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मास तो बढ़ रहा है ना, तो मास बढ़ रहा है तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बढ़ रहा है तो दोनों का बॉन्ड बनने के कारण उसका जो नॉन पोलरिटी होता है वो आपका कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है और आपका जो पोलर नेचर ऑफ वाटर होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है इसीलिए उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है आपका डिक्रीज कर जाता है, ठीक है तो ये भी देख लिया आपको द डिफर बाय CH2 ग्रुप ये कितने कैसा डिफर मतलब किससे मतलब 2 सक्सेसिव या फिर 2 कॉन्सिक्यूटिव होमोलॉगस के बीच डिफरेंस कितना होता है CH2 का होता है, ठीक है सो दे आर कॉन्सिक्यूटिव होमोलॉगस, ठीक है आगे समझ में आपका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स, मतलब 2 को फैक्टर बताना जिस पर आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है ρ × L/A होता है, R जो होता है आपका ρ/L/A होता है। तो रेजिस्टेंस किसके इस पे डिपेंड करता है लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और आपका रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ये 2 चीज़ें लिस्ट द फैक्टर ऑन विच, द फैक्टर तीनों देख लिए तो क्या बोल रहे द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ देख लिए द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया मतलब क्या ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है ऑफ द कंडक्टर एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी क्या होता है ये रो होता है जो टेम्परेचर और आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है तो आपका रेजिस्टेंस पूछा गया किस किस पे डिपेंड करता है आपका रो पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ ऑफ द मटेरियल पर और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है वो तीनों हम लोग देख लिए उसका, ठीक है
आगे समझ में। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल पूछा गया, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इतना, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इतना, रेडियस इज इतना, मतलब आर दिया हुआ आपका कितना 10 ओम दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ कितना 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इतना, मतलब रो का वैल्यू भी दिया हुआ, ठीक है। 50 इंटू 10⁻⁻8 क्या है, ओम मीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब एल निकालना है। तो आपका इस फार्मूला में अगर पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो आर का वैल्यू 10 दिया हुआ, रो का वैल्यू क्या दिया 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर में दिया हुआ। तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में चेंज करने से क्या होगा, आपको डिवाइड देना होगा, ठीक है। तो ये कितना 1/100 दिया हुआ है। इसको अगर मीटर में चेंज करना होगा तो सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है क्या करना, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई इंटू डिवाइडेड बाई फिर से 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/10,000, ठीक है। ये 10,000 मीटर हो जाएगा। क्या चीज़, रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, ये हो गया आपका 10 हो गया ओम। आपका रो का वैल्यू में मतलब रेजिस्टिविटी का दिया हुआ, लेंथ आपको निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू हम बैठा दे क्या, नहीं अगर हम पाई का वैल्यू रख ही देते हैं, ठीक है। पाई इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू क्या 1/दिस, ये आपका इसका वैल्यू है। इसको अगर हम लोग यहाँ इसके बाद यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 10 इक्वल टू क्या होगा आपका 50 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और एल नीचे में क्या आएगा आपका पाई इंटू क्या होगा आपका ये होगा आपका 1/1234 इंटू 1/234, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये ऊपर चल जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो क्या होगा आपका 10 इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻8 इंटू, अब ये ऊपर में चल जाएगा तो क्या होगा 10 का पावर कितना है, यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा आपका पाई रहेगा। तो आपको 10⁸ और ये 10⁸ ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आपका लेंथ भी है ऊपर में, ठीक है। ये लेंथ भी तो है जो आपको बताना है, उसका जो आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 10 इक्वल टू 50 इंटू एल बाई पाई। तो 10 का टाइम्स में ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 5L बाई पाई। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कर दे रहे एल बराबर, ये पाई उधर जाएगा, पाई बाई 5 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा एल का वैल्यू। एल का वैल्यू क्या आएगा आपका, यहाँ बता दे रहे एल का वैल्यू क्या आएगा आपका, एल इक्वल टू पाई/5 आएगा, ठीक है। एल का वैल्यू ये आएगा। अगर आप पाई का वैल्यू बैठा सकते तो 22/7 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 22/35। इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 35 आपका डिवाइडेड में आएगा, उसका 22 रहेगा उसके बाद, है ना। तो 22, तो इसको अगर हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते, ये आपका 32 है, 35 है, तो 35 का तो आएगा नहीं, तो आपका 0 बैठा दे रहे तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 0.0 आपका 30 70 70 140 आपका 140 आपका मतलब 0.3 आपका डिवाइड देने से क्या आएगा आपका, क्या होगा 35 70 70 70 आपका 70 140 140 140 और आपका 70, तो 140 70 70 140 140 और 70, मतलब यहाँ पर 6 होगा, ठीक है 0.6 और आपका 70 70 140 तो 2, फिर आपका 10 मतलब क्या होगा 30, मतलब 0.63 होगा, ठीक है। ये आपका मीटर में आएगा। तो मतलब लेंथ का वैल्यू आपका ये भी आ सकता है, या फिर एल को हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव किए, मतलब आगे बढ़ाए प्रोसेस को, तो क्या है आपका 0.63 आया है, ठीक है। देख लिया हम लोग क्या मीटर, क्या है मीटर, समझ गया आप। इसको नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चन हम लोग देख लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मीनिंग क्या होता है, सबको पता है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है बाय सर्कुलर सर्किट और डिवाइस, ठीक है। इट इज स्पीड एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर्ड होता है और यूज इन सर्किट, और वो कहाँ यूज़ होता है, और यूज बाय सर्किट ऑन ए डिवाइस। और आपको पता है पी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वी इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आ गया समझ में, पी इक्वल टू वी बाय है। और एक न्यूमेरिकल पूछा है, कैटल 2 किलोवाट एंड यूज फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, किलोवाट आवर में चेंज करना, दूसरा जूल में। तो आपको पता है किलोवाट क्या होता है 1 किलोवाट, ठीक है। आपको उसमें एनर्जी उसमें यूज़ करना आपको, ठीक है, उसमें आपको निकालना किलोवाट आवर में। तो आपको पता होना चाहिए जो पावर होता है ये क्या होता है आपका ई इंटू टी होता है, ठीक है। पावर जो होता है ई इंटू टी होता है पावर। ई का वैल्यू क्या है आपका, ई का वैल्यू एनर्जी का वैल्यू क्या दे 2 किलोवाट, किलो को किलो ही रखते क्योंकि किलो वाटों में निकालना है, और आवर को आवर ही रखते, ठीक है।
2 आवर, तो क्या आ जाएगा P बराबर 4 किलो वाट आवर होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया पहला वाला का, किलो वाट आवर में पूछा गया था। सेकंड में जूल में पूछा गया, तो जूल में क्या होगा, सेम चीज़ होगा, वही चीज़ 4 आपका किलो वाट आवर को जूल में चेंज करने के लिए क्या होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 होता है। तो ये पॉइंट नीचे जाएगा तो नीचे 10 आएगा, तो ये फिर समझ में आ रहा है ना, 3.6 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, और फिर और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, 4 किलो वाट आवर है ना, अच्छा इसको ये में नहीं चेंज किया वाट में। ठीक है, ये तो आ गया आंसर, ये पहला नंबर का आंसर आ गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका किलो वाट, 4 किलो वाट को हम 1000 वाट में चेंज करें। ठीक है, 1000 वाट हो गया आवर में, आवर को क्या 3600 सेकेंड। ठीक है, एक घंटा में कितना समय 3600, तो 4 इंटू आपका 6 इंटू 10 का पावर 3 और 2 5। ठीक है, इसको अब इंटू करते हैं तो 4 6 24 और 4 3 12 और 2 12 और 2 14 इंटू 10 का पावर 5। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1.44 इंटू 10 का पावर 7 जूल। ठीक है, ये जूल में आ गया। आपको पता है आपका जो 1 किलो वाट आवर होता है वो आपका किसके बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो हम लोग यूनिट निकालते हैं, मतलब यूनिट निकालते हैं वो किलो वाट आवर में निकालते हैं। ठीक है, ये किलो वाट आवर। ठीक है, ये आपका यूनिट किसका है, आपका एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, किलो वाट आवर। ठीक है, इतना हम लोग ये करते हैं। तो ये किस में हो गया 3.6 इंटू 10 का पावर 6, इसी को हम लोग यहाँ कन्वर्ट किए। ठीक है, ये कितना आंसर है 1.44 इंटू 10 का पावर 7 जूल आया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। सेकंड क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो आपका सीरीज में दिख रहा है, एक पैरेलल में दिख रहा है। तो पहले इसको हम लोग कंबाइन निकालते हैं आर, तो आर पहला वाला में क्या लिख रहा है R1 प्लस R2 मान लेते हैं। तो R1 क्या है 10 है और दूसरा क्या है R2 50 ओम है, तो कितना हो गया 60 ओम। ठीक है, ये 60 हो गया और ये आपका 30, ये और ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल का क्या हो जाता है R इक्विवेलेंट टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1/R1 कितना है आपका 60 हो गया और R2 क्या हो जाएगा 1/30। तो पूरा एलसीएम क्या आएगा 60 1 प्लस 2, क्योंकि ये 30 का टेबल में 2 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका 60/3, तो कितना आ गया 20 ओम आ गया। कितना आ गया 20 ओम। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट आ गया। अब दूसरा क्या बोला करंट निकालना, तो करंट हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू वी क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ, आई निकालना है, R कितना आया आपका 20 आया। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर 6/20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 3/10, तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0.3 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है आपका। ठीक है, आगे समझ में आ गया दोनों का न्यूमेरिकल हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। आपको ये वाला एक स्ट्रक्चर दिया उसका फंक्शनल ग्रुप, तो आपको पता है ये वाला किसका होता है एल्डिहाइड का होता है CHO या फिर C डबल बॉन्ड O है ना। ठीक है, ये किसका होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेम द जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जनरल फार्मूला से क्या होता है ये होता है ये CnH2nO होता है। ठीक है, ये आपका इसका जनरल फार्मूला होता है किसका एल्डिहाइड ग्रुप का। कंपाउंड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कंपाउंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर एनी अदर। ठीक है, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कंपाउंड, रिलेशन दिखाना आपको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इन फॉर्म द पार्ट ऑफ होमोलोगस द एल्डिहाइड एज दिस कंपाउंड डिफर बाय CH2। तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दो स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक में देखिए 2 कार्बन है और एक में 3 कार्बन है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है CH2 का है। और CH2 किसका दिखाता है आपका होमोलोगस सीरीज का दिखाता है, किसका दिखाता है होमोलोगस सीरीज का। समझ में आ गया आप लोगों को। तो क्या बोल रहा है इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द होमोलोगस सीरीज द एल्डिहाइड एज दिस कंपाउंड डिफर ईच अदर बाय CH2। किसका डिफरेंस है CH2 का डिफरेंस है। आगे समझ में। एक दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये वाला आपका हैविंग सिमिलर फंक्शन, एक दूसरा एग्जांपल लेना, लेकिन उसका सिमिलर क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। 1 2 3 4 वाला कंपाउंड हो गया आपका। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा अगर बोलेगा तो इसका हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसका क्या होता है सफिक्स AL होता है। एल्कोहल का क्या होता है OH का क्या होता है आपका OL होता है। और आपका जो एल्डिहाइड होता है मतलब CHO जो होता है इसका क्या होता है सफिक्स AL होता है। ठीक है, सफिक्स। तो ये क्या होगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका इथेनॉल। इसका हो जाएगा सॉरी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसका नाम हो जाएगा आपका इथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देख लिए पूरा क्वेश्चंस तीनों देख लिए, जनरल फार्मूला भी इसका देख लिए CnH2nO। ये हर बार क्या होगा आपका CH2 से ये वेरी करेगा, किससे CH2 से। यहाँ पर भी आप इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे तो देखिए यहाँ CH2 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने कार्बन है 3 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1 2 3
4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ पर 6, और कार्बन में डिफरेंस कितना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब CH2 का डिफरेंस है। समझ में आ गया आप लोग, मतलब हर जगह आपको CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथाइन। इथाइन का हम लोग स्ट्रक्चर दिखाना था, तो इथाइन का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख ली। इस तरह से 2 कार्बन होगा, इथाइन में तो क्या होगा, एल्काइन ग्रुप होगा, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, CnH2n-2, तो आपका 2 कार्बन होगा, कार्बन का कितना होता है, टेट्रावेलेंट होता है 1 2 3, और मान लीजिए यहाँ पर 1 है, और एक तो आपका 1 2 3, और एक मान लीजिए यहाँ लेंगे, ये आपका क्या होगा, 4 होगा, 4 इन तीनों से ले जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका 4 होता है ना, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 और 4। ठीक हो गया, तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन एक रहेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रहेगा, तो आपका यहाँ से 3 4 5 6 7, ये तीनों मिलाएगा एक बॉन्ड बन जाएगा, ये तीनों मिला के एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और किस तरह से होगा आपका C आपका H, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम लोग दिखा दिए बॉन्ड में। और इसके बाद क्या हो रहा है, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज एग्जिबिट इन कोवैलेंट एंड कंपाउंड। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बताना, कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म बाय ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, बट कोवैलेंट में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है, किसके बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, दोनों शेयर करता है। मान लीजिए Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब कोवैलेंट नेचर शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मतलब ये आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मतलब एक आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक इसको रिसीव करेगा, ये जैसे NaCl। ठीक है, NaCl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या बनता है आपका आयनिक कंपाउंड। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है। किस हाई होता है, क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, इसके लिए क्या होता है, आपका बॉन्ड जो होता है आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट या टेम्परेचर चाहिए होता है। इसका क्या होता है, ऑब्वियस बात है, इसमें अगर आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये क्या होता है, आपका आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ये जनरली इनसॉल्युबल होता है। कौन, आपका ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है जनरली। ठीक है, ये आपको पता है, आयनिक कंपाउंड जो होता है ये आपका मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में क्या होता है, ये करंट का इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन और एक्वस स्टेट, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, मूव करता है, कब, मोल्टेन और एक्वस स्टेट में। बट ये क्या करता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को मूव नहीं करवाता है। ये किसके किसके बीच में होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल ओनली। यहाँ मेटल क्यों होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इस केस में दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये किसको देगा, ये भी इससे लेगा, मतलब दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, और ये काफ़ी वीक होता है, इससे करंट जनरली फ्लो नहीं करता। हालांकि एक्सेप्शन है, जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है उससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी कि आयन एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है।